मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला आज भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का वर्णन एवं उसका विभाजन स्पष्ट करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का एक विशाल भूभाग है और सभी भूभाग समान दृष्टि से भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। इसमें कुछ भूभाग बहुत अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहीं पर विस्तृत मैदानी भूभाग है, कहीं पर पठार है। इसी प्रकार कहीं पर उष्ण बालू के मरुस्थल है तो कहीं पर सघन वन है। इस प्रकार संपूर्ण भारत में लगभग 10.7% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है। इसी 18.6% भूभाग पहाड़ियां एवं 27.7% भाग पठारी क्षेत्र है और 43% भूभाग मैदानी प्रदेश है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भू आकृति से क्या तात्पर्य है। फिजिकल फीचर्स भौतिक प्रदेश, उससे पूर्व भू आकृतिक प्रदेश जिसे कहा जाता है। भू आकृति अर्थात पृथ्वी की सतह के उच्चावचीय स्वरूपों का अध्ययन, अर्थात सरल शब्दों में हम कहें कि धरातल की ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाले ऊंचाई और गहराई वाले भागों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन। जैसा कि विदित है कि ऊंचाई को औसत समुद्र तल के आधार पर, उसी प्रकार गहराई को भी औसत समुद्र तल के आधार पर मापा जाता है। यहाँ पर भू आकृतिक प्रदेश, प्रदेश से तात्पर्य ऐसा कोई भी क्षेत्र जिस पर पाए जाने वाली प्राकृतिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक भौगोलिक परिदृश्य की समानता रही हो और एक विशिष्ट समानता के कारण उन्हें एक प्रदेश के अंतर्गत ले लिया जाता है। भूगोल के विद्यार्थी के होने के कारण हमें यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले उच्चावच, जिनका विकास दीर्घ भूगर्भिक इतिहास के कारण निर्मित होता है, और पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले सभी उच्चावचीय स्वरूप के पीछे भूपृष्ठ की होने वाली आंतरिक हलचलों और धरातल पर होने वाली बाह्य क्रियाशील शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। भीतर की अंतर्जात बलों के द्वारा विषमताएं उत्पन्न होती हैं, वहीं बाहर के बहिर्जात बल जैसे कि पवने, नदियां, समुद्री ज्वार भाटा, हिमनद, ये सभी बाह्य विषमताओं को समान बनाने में लगे हुए रहते हैं। भारत के भूगर्भिक इतिहास को यदि हम देखें तो यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें जो कि दक्कन प्लेटो में पाई जाती हैं, वहां से लेकर के नवीनतम युग की चट्टानें भी पाई जाती हैं। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी हैं और इसी प्रकार से क्वार्टनरी युग की नवीन चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह और स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल, जहां पर कन्वेक्शन सेल्स दिखाई गई हैं, आप देखेंगे इस दुर्बलता मंडल में अर्ध द्रवित अवस्था में जो चट्टानें हैं, उनके अंदर उत्पन्न होने वाली संवहनी धाराओं के कारण धरातल की सतह पर विभिन्न गतिविधियां उत्पन्न होते हैं। ऊपर उठती हुई तरंगें दुर्बलता मंडल एस्थोनोस्फीयर में द्रवित शैलों में, जो कि पृथ्वी के भीतर होने वाले विद्युत तरंगी क्षय के ताप से उत्पन्न होती है, और ये द्रवित चट्टानों में संवहनिंग तरंगों का प्रवाह उत्पन्न होता है। जब ये प्रवाह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, जिन्हें कि अभिसारी प्लेटें कहते हैं, अपसारी प्लेटें जहां पर यह प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। अभिसारी प्लेटें जहां जिसके सहारे दो प्रवाह नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, इस प्रकार से दो दिशाओं में प्रवाहमान होता है। इस प्रकार जब
स्थलीय भूक्रस्ट भूपर्वती बड़े बड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे कि स्थल मंडलीय प्लेटें भी कहा जाता है। जब प्लेटें तरंगों के साथ दो विपरीत दिशा में मूव कर रही होती हैं तो उन्हें अपसारी प्लेटें कहा जाता है, जिन्हें डाइवर्जेंट प्लेट कहा जाता है। ये पृथ्वी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अपसरण क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत है, और यहाँ पर रचनात्मक किनारा जिसे कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही भूप्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने से बीच में मिड ओशनिक रिज या महाद्वीपीय कटक का मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, और इन किनारों के साथ पृथ्वी के भीतर से लावा निरंतर उठता रहता है। दूसरे क्षेत्र होते हैं जिन्हें अभिसरण क्षेत्र या कन्वर्जेंट कहा जाता है, जहां पर दो भूप्लेटें एक दूसरे से आकर के मिलती हैं। जब ये प्लेट इधर की तरफ मूव करती है तब ऐसी स्थिति में दोनों भूप्लेटें जहां पर आपस में आकर के मिलती हैं वो कहलाते हैं अभिसरण क्षेत्र, कन्वर्जेंट प्लेट्स, जो कि विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भूक्रस्ट का विनाश होता है। दो प्लेटों के टकराने से अधिक घनत्व की प्लेट हल्के घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती है, सबडक्शन हो जाता है, प्रविष्ठन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ऊपर की चट्टानों के दबाव के कारण ये प्लेटें पिघल करके भीतर की ओर चली जाती हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ट्रेंचेस बन जाती हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय खाइयों के रूप में बन जाती है। इस प्रकार भूप्लेटों के संचलन की प्रक्रिया भारत के संदर्भ में भी समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में ऐसी कई मुख्य प्लेटें हैं। उन भूप्लेटों को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये भूप्लेटें जहां पर अपसारी किनारा, डाइवर्जेंट या रचनात्मक किनारा, जहां पर दोनों भूप्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं, हम देख पा रहे हैं। डाइवर्जेंट, दोनों भूप्लेटें विपरीत दिशा में, जबकि दोनों ही प्लेटें आमने सामने जहां पर भी टकरा रही हैं वो किनारा है अभिसरण क्षेत्र, जहां पर दोनों ही भूप्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। इस प्रकार से भूप्लेटों की संरचना के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भारत में भी विशाल करोड़ों वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड नामक एक प्राचीन विशाल भूखंड था, जो कि हमें इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक काल में एक पेंजिया की परिकल्पना की गई विद्वानों के द्वारा, और यह परमियन काल में, इसी प्रकार ट्रियासिक काल में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो भागों में बना, जो कि जिसमें आप देख पा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत, अंटार्कटिका समस्त दक्षिणी गोलार्ध इस गोंडवाना लैंड का भूभाग था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मेंटल की संवहनिक तरंगों के द्वारा इसे भूप्लेटों में तोड़ दिया गया, और गोंडवाना लैंड से अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप देख रहे हैं ये पृथ्वी के मूवमेंट्स को, भूप्लेट प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को यदि हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इसे और समझ पाएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वैगनर का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इस चैप्टर के रेफरेंस को समझने के लिए पर्याप्त हैं। संवहनिक तरंगों के द्वारा गोंडवाना लैंड से अलग होकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर मूव की, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही। ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की यूरोपियन प्लेट से जाकर के इसकी टकराहट हुई, और ऐसी स्थिति में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण से और उत्तरी सिरा यूरोपियन प्लेट के नीचे धंस गया, और इसी प्रक्रिया के कारण आगे चल करके हम और भी विस्तार में समझेंगे इसके सेकंड पार्ट में कि किस प्रकार से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के आपसी टकराव से बीच के मध्यवर्ती टैथिस महासागर में विद्यमान
वलन की क्रिया के कारण हिमालय पर्वत क्षेत्रों का निर्माण हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस प्रकार से चापाकार रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और इन दोनों के टकराव, धीमी गति से होने के टकराव के कारण अभी भी हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में उठ रही है। इसी निर्माण की प्रक्रिया को समझने में हम यह भी बात जान लें कि जब हिमालय पर्वत और दक्षिण पठार के बीच पुनः दक्षिण का पठार एवं हिमालय पर्वत के बीच भी पुनः एक गर्त के नुमा स्थिति बन गई। दक्षिण का पठार एवं हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक गर्त का निर्माण हुआ, जिसे कालांतर में हिमालय से निकलने वाली और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों के जल के द्वारा भर दिया गया। इस प्रकार से तब इस मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ और इस मैदानी भूभाग में बढ़ता हुआ सुंदरबन का डेल्टा इस बात का प्रमाण है कि यह मैदान का निर्माण अभी भी जारी है। प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारतीय प्लेट के नाम से जानी जाती है, इस भूखंड पर वलन की प्रक्रिया से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी प्रकार भ्रंशन और विभंजन लगातार चलते रहे, विभिन्न भूस्थल भूखंडों का उत्थान धसाव होता रहा और भ्रंशन के द्वारा नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हिमालय के उत्थान से के समय ही प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी के निर्माण के विस्तृत लावा के जमाव से दक्कन प्लेटो भी का जमाव भी लावा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। भारत में विभिन्नताओं के इतनी उच्चावची विषमताओं के उपरांत भी भू आकृतियों में समरूपता पाई जाती है। यह समरूपता शैल स्तरी की चट्टानों के स्तरों, विवर्तनिक इतिहास और उच्चावच के साथ साथ बहिर्जात बलों के द्वारा की जाने वाली अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर वृहद प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं वृहद प्रदेशों को भू आकृतिक प्रदेशों के नाम से जानते हैं। ये भू आकृतिक प्रदेश भौतिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, परंतु इन विभागों में ऐतिहासिक रूप से भूवैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी पाई जाती हैं, जिसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे।